इट्स क्लास 11th अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट में आज का हमारा जो वीडियो बनने वाला है वो है बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में। अब तक के प्रीवियस वीडियो में आपने जो चीजें क्लियर की तो उनमें एक कॉन्सेप्ट जो जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था वो था बैड डेट्स, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं डूबत ऋण। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ और उसी से लिंक जो है वो आज का कॉन्सेप्ट है। डूबत ऋण का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर हमको हमारे किसी देनदार से मतलब किसी डेटर से सारे एफर्ट्स करने के बाद में भी कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हो पाती है या जिसकी वसूली होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या जिसके रिकवर होने की कोई संभावना ही नहीं है, उसको हमने डूबत ऋण माना था। अब डूबत किससे होता है? जो आदमी दिवालिया घोषित हो जाता है या कह सकते हैं कि जो आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है उससे हमारा पैसा डूब जाता है। डूबने का मतलब वो वापस वसूल होने की उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन वही पैसा अगर हमको दोबारा से मिलता है, क्योंकि जो पैसा हमारा डूब चुका था वो हमारे लिए एक नुकसान था, वही व्यक्ति अगर हमको दोबारा पैसे देता है तो उसको हम डूबत ऋण पुनः प्राप्ति या बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए हमारा एक डेटर था, डेटर मतलब देनदार राम, जिससे हम 10,000 रुपए मांगते थे और वो मान लीजिए कि वो इंसॉल्वेंट हो गया या दिवालिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। अब उससे पैसा वसूल होने की कोई संभावना नहीं थी तो उस पैसे को 10,000 रुपए को हमने पहले बैड डेट्स मान लिया था कि यह पैसे हमारे डूब गए। लेकिन कुछ समय बाद मान लीजिए राम हमको पैसे देता है तो उस केस में वो जो पैसे हमको मिलेंगे उसको हम डूबत ऋण पुनः प्राप्ति कहते हैं। तो एक अगर डेफिनेशन इसकी आपको लिखनी पड़े तो हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डूबत ऋण पुनः प्राप्ति से आज से ऐसी वसूली से है जो पहले डूबत हो चुकी थी, या किसी ऐसे देनदार से पैसा वसूल हो रहा है जो हम पहले डूबत मान चुके थे, उसको हम डूबत ऋण पुनः प्राप्ति या बैड डेट्स रिकवर्ड मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अगर इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो कैसे इसको लिखेंगे, तो व्हाट इज बैड डेट रिकवर्ड, तो हम ये इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एनी इंसॉल्वेंट डेटर, ठीक है, विच वॉज प्रीवियसली ट्रीटेड एज बैड डेट्स, जिसको हम पहले क्या मान चुके थे, बैड डेट्स। रिटर्न प्रीवियसली ट्रीटेड, प्रीवियसली का मतलब होता है पहले और ट्रीटेड का मतलब मान चुके थे। तो जिस अगर किसी राशि को हम पहले बैड डेट्स मान चुके थे और वही पैसा अगर हमको वापस से मिलता है तो उसको डूबत ऋण पुनः प्राप्ति बोला जाता है। ठीक है, अब कैसा इसमें ट्रांजेक्शन आएगा, किस तरीके से अपन उसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा पैसा हमको दोबारा से वसूल होता है तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड बोला जाता है। और ये बैड डेट्स रिकवर्ड जो है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है और ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल का रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, या जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे डीआर होते हैं और जो हमारी इनकम होती है उसको सीआर करते हैं। अब एक बात सोच के चलो कि अगर हमको कोई ऐसा पैसा वापस मिल रहा है जो हमारा डूबत हो चुका था, मतलब डूब चुका था, जिसके वसूल होने की कोई संभावना नहीं थी, ऐसा पैसा अगर हमको वापस से कभी वसूल होएगा तो आप बताओ कि हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा? निश्चित सी बात है कि ऐसे केस में हमको हमेशा फायदा होगा और फायदे को नॉमिनल अकाउंट के नियम के हिसाब से हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड ऑलवेज सीआर होगा, आपको ये ध्यान रखना है। लिखना कैसे इसको आपको ये इसी तरीके से नोट करना है, फिर इसकी डेफिनेशन जो मैंने बोली है उसके हिसाब से डेफिनेशन लिखनी है इसकी। फिर आपको लिखना है कि यह नाम मात्र का खाता होता है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट और इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, कि ये हमेशा क्या किया जाएगा, सीआर किया जाएगा। तो पहले तो ये फॉर्मेट में आपको इसको नोट करना है, उसके बाद में मैं एक ट्रांजेक्शन लिख के दिखाता हूं कि इसका ट्रांजेक्शन कैसे बनेगा और कैसे सॉल्व होगा। इसमें कुछ एक चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, उससे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बता भी देता हूं। देखिए, अगर हमारा कोई पैसा डूब जाता है, कोई हमारा डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि इंसॉल्वेंट या दिवालिया क्या होता है। एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेट्स को पे करने में कैपेबल नहीं है, मतलब अपने जो भी ऋण है उसके या जो उसने कर्ज लिया हुआ है उनको भुगतान करने में, उसको पे करने के लिए वो समर्थ नहीं है, मतलब उसकी असेट्स तो कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है। ऐसे केस में उस आदमी को कोर्ट जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है।
इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो उसकी सारी एसेट को कोर्ट अपने अंडर में ले लेता है, ये बात भी मैंने आपको पहले बताई है, और उससे पार्शियल पेमेंट जो है अलग अलग लोगों को किया जाता है, जो भी लोग उससे पैसा मांगते हैं। तो इस तरीके का कुछ था, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही हमारा पैसा कोई बैड डेट्स हो जाता है या डूबत हो जाता है तो उस पर्सन के अकाउंट को हम हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर देते हैं। मतलब उसके अकाउंट को हम, जैसे मान लीजिए राम से हमको 10,000 रुपए ले रहे थे, अब वो पैसे डूब गए तो बैड डेट्स मान लिया। अब बैड डेट्स मान लिया तो राम का अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर देते हैं, उस अकाउंट को हम वापस से रीओपन कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि राम जब वापस पैसे देने आएगा तो हम पैसे ही नहीं लेंगे, पैसे तो हम लेंगे, लेकिन उसको राम के पर्सनल अकाउंट में नहीं दिखा करके वहां पे एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, मैं सामने इलस्ट्रेशन लिखता हूं। राम जो पूर्व में दिवालिया हो गया था, उससे 5,000 रुपए प्राप्त हुए। इंग्लिश में जो इसका ट्रांजेक्शन बनेगा 5,000 received from Ram, who previously became insolvent। ये इसी तरीके का कोई भी अर्थ निकलता हो जिससे कि कोई पैसा हमारा पहले डूब गया हो और अब वो पैसा वापस मिल रहा है। जरूर नहीं कि यही लैंग्वेज आपको हमेशा यहाँ पे मिलेगी, लेकिन उसका आपको मीनिंग समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ट्रांजेक्शन किस टाइप का है कि कोई पैसा हमारा पहले डूब गया था और अब वो पैसा हमको वापस मिल रहा है। इस तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी भाव हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो होगा बैड डेट्स रिकवर्ड। क्यों हो रहा है? क्योंकि राम पहले जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया था तो पैसा डूब गया होगा हमारा, और अब उससे हमको 5,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में अभी बात आती है कि ये मिल क्यों रहे हैं जब वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो कई बार क्या होता है कि लोग एक रेपुटेशन की वजह, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो जानबूझ के पैसा नहीं देते, और एक वास्तव में अगर किसी को कोई बिजनेस लॉस हुआ हो उसकी वजह से इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ऐसा पर्सन जिसने जानबूझ के पैसे नहीं दिए वो तो बाद में भी नहीं देगा, लेकिन जो पर्सन किसी बिजनेस में लॉस होने की वजह से उसकी नीयत सही है और बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो इंसॉल्वेंट हो गया या दिवालिया घोषित हो गया, अब जैसे ही उस व्यक्ति के पास में पैसे आएंगे तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, इज्जत रखने के लिए क्या करता है कि जिन लोगों से उसने पहले पैसा लिया था उनको थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करता है। तो उस केस में ऐसा ही हुआ कि हमको राम से 5,000 रुपए रिसीव हो गए। अब इस केस में क्या होगा कि हम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग करते हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट को तो इफेक्ट करता ही है। अब यहाँ देखो आपके पास में 2 अकाउंट कौन से हुए, एक तो 5,000 रुपीज मतलब 5,000 रुपए। अच्छा, एक राम होना चाहिए लेकिन राम का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, ये अकाउंट ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको अपन क्या कर चुके, क्लोज कर चुके। कब क्लोज कर चुके? जब इसका पैसा हमने बैड डेट्स मान लिया था, जब ये दिवालिया हुआ था ना, तो हमने इसका पैसा डूबत मान लिया था, और जिससे पैसा एक बार डूबत हो जाता है तो उसके अकाउंट को वापस से ओपन नहीं करते। लेकिन उस समय जब हमारे पास में पैसा आएगा तो हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो एक तो अकाउंट हो गया कैश का और एक हो गया आपका बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब देखो ये कैश और ये बैड डेट्स रिकवर्ड। अब वही रूल लगा करके हम ये पता करेंगे कि किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। बताओ कैश किस टाइप का अकाउंट है? 3 तरह के अकाउंट थे, व्यक्तिगत, वस्तुगत, नाम मात्र, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब कैश हमारी असेट है और असेट का अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं रियल। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कैसा, नॉमिनल। तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट।
आप देखिए रियल अकाउंट का रूल जो है वो क्या सीधा सा रूल है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डीआर और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको सीआर। मतलब इंग्लिश में भी अगर मैं इसको बोलूंगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताओ पैसा प्राप्त हो रहा है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, सीधी सी बात है। और जो वस्तु व्यापार में आती है उसको हम क्या करते थे, ये डीआर कर दिया। और इस पे नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट हमेशा क्या होगा, सीआर होगा। तो इसको हमने कर दिया सीआर। तो डेबिट क्या हुआ, कैश, और क्रेडिट क्या हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी वो भी मैं आपको फॉर्मेट बना करके अभी समझा देता हूं। ये क्लियर है यहां तक? देखिए ध्यान से। जर्नल का फॉर्मेट बनाता हूं आपके सामने। इस तरीके से एक फॉर्मेट बनता है, आपको सिखाया हुआ है। ये अमाउंट के कॉलम, ये छोटा कॉलम और ये डेट का कॉलम। ऊपर आप लिखेंगे उसी तरीके से जर्नल ऑफ जिस भी व्यक्ति का जर्नल हम बना रहे हैं। ठीक है, ये डेट का कॉलम था, ये पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जिस डेट को हमको पैसा रिसीव हो रहा है वो डेट आ जाएगी। अब इसके बाद में आपको उसी तरीके से पहले पता करना है कि हमने ट्रांजेक्शन जो बनाया उसमें डेबिट क्या हुआ और क्रेडिट क्या हुआ। डेबिट क्या हो रहा था, कैश, तो उसी तरीके से हम लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ पे डीआर। क्लियर? और सीआर को सीआर नहीं लिख के यहाँ पे 2 लिखते हैं। और सीआर कौन सा नया अकाउंट हो रहा था, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहाँ पे आप लिखोगे बैड डेट्स रिकवर्ड। आगे अकाउंट लगा सकते हैं। ठीक है, कितने रुपए मिले थे, 5000। 5000 डेबिट में और 5000 ही क्रेडिट में। फिर इसका अपन वैसे ही नरेशन लिख देंगे जैसे पहले लिखते थे और इसको बंद कर देंगे। ये आपका छोटा सा सिस्टम है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बैड डेट्स रिकवर्ड के बारे में। थोड़ा सा वापस रिवाइज कराता हूं कि अगर हमको कोई ऐसी अमाउंट रिसीव हो रही है जिसको हम पहले बैड डेट्स मान चुके थे या डूबत मान चुके थे, अगर वो पैसा हमको वापस से मिलता है तो उसको बैड डेट्स रिकवर्ड बोला जाता है। नॉमिनल अकाउंट होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। और कैसे इसका ट्रांजेक्शन आएगा वो मैं आपको समझा चुका। थैंक यू।